स्वागत दोस्तों, आपको अपने चैनल स्टोरी देखने के सदा के सामने मौत यहाँ पर के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता की हालत हो गई है खराब, बताएंगे कैसे। भाजपा के विवादित विधायक ने मस्जिद के सामने जाकर लगाई थी नारेबाजी दोस्तों। इसके बाद अचानक से पूरे मामले पर की गई ऐसी कार्रवाई की वीडियो जारी करते माफी मांगते हुए नजर आ रहे लगे बीजेपी के तथाकथित हिंदुत्ववादी नेता। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चोरी करते हुए पकड़े गए बीजेपी के एक और बड़े नेता, बताएंगे कहां पर हुआ है नया कांड दोस्तों। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा पहलगाम वाले मामले को लेकर कोई एक्शन नहीं लेने पर कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष भड़का हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के किस विधायक को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तलब करना पड़ा है दोस्तों, बताएंगे पूरी अपडेट। और एमएनएस से पंगा लेने लगी है भारतीय जनता पार्टी, बताएंगे कौन से मामले को लेकर है ये जानकारी दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहलगाम के मुद्दे की आड़ में देश के अंदर अशांति फैलाना चाह रहे थे तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने की जरूरत है तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और जयपुर के विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जिसे बीजेपी ने 2023 में टिकट देकर विधायकी का चुनाव लड़वाया दोस्तों, और चुनाव जीतने के बाद से कई सारे बड़े मामले में कांड में नाम सामने आते रहते हैं दोस्तों। बाल मुकुंदाचार्य ने पहलगाम वाले मामले को लेकर विरोध करते करते सारी लिमिट पार कर दी। आपको बता दें कि 22 तारीख को कश्मीर के अंदर हुई दुर्दांत आतंकवादियों के द्वारा की गई हत्या के बाद पूरे देश भर के अंदर माहौल खराब करने की साजिश चल रही है दोस्तों। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर बाल मुकुंदाचार्य अपने समर्थकों के साथ जयपुर के अंदर विरोध प्रदर्शन करते करते नारेबाजी करते करते थक गए और उसके बाद अचानक से बीजेपी के नेता ने अपनी सबसे खराब हरकत दिखाई है दोस्तों। आपको बता दें कि पहले पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और यहां तक तो सब कुछ ठीक था दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के नेता अपने समर्थकों के साथ जाकर जयपुर के जामा मस्जिद के बाहर नारेबाजी करने लगे दोस्तों। इसके बाद जामा मस्जिद जाने वाले सीढ़ी के पास पहुंच गए और वहां जाकर पाकिस्तान के झंडे को जमीन के ऊपर चिपका दिया गया दोस्तों। इसके बाद नारेबाजी की गई, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए दोस्तों। और यहां तक तो फिर भी सही था। इसके बाद कुछ और धार्मिक नारे लगाए गए, यानी एक तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने की कोशिश की गई दोस्तों। मुस्लिम समाज के लोग डंके की चोट और पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं, इसके बावजूद मस्जिद में जाकर उसकी सीढ़ियों पर जाकर इस तरीके की नारेबाजी करना, और वो भी नारेबाजी धार्मिक नारेबाजी करना, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने और उन्माद फैलाने की कोशिश के तहत देखा गया। इस पूरे मामले को लेकर जयपुर के जौहरी बाजार में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए दोस्तों और उन्होंने बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और इस पूरे मामले पर जब बीजेपी के नेता बैकफुट पर चले गए तो अब सावरकर मोड में आ गए हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि हमारा पोस्टर लगाने का मकसद सिर्फ यह संदेश देना था कि हिंदू मुस्लिम सभी इस मुद्दे पर विरोध में एक साथ खड़े हैं। अगर मस्जिद में पोस्टर लगाने से किसी की भावना आहत हुई है तो मुझे खेद है। मैं मस्जिद के बाहर नहीं मंदिर के बाहर खड़े होकर जरूर कहूंगा पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता भी मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद या आतंकवाद मुर्दाबाद बोलने से उन्हें कोई दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि मस्जिद की सीढ़ियों के पास आकर धार्मिक नारेबाजी की गई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये बीजेपी के वो नेता है दोस्तों जिनकी मुस्लिम विरोधी छवि है, इन्होंने चुनाव जीतने के बाद हिजाब को लेकर विवादित बयान दिया था, उसके बाद शिया समुदाय के जुलूस में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई थी दोस्तों और जुलूस में बाधा डालने और अभद्र भाषा करने का आरोप भी लगा था। 2024 से जुड़ा हुआ यह मामला, इसके साथ में वक्फ कानून को लेकर भी अभद्र व्यवहार करने का इन पर आरोप लगा है दोस्तों। उन्होंने आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद जामा मस्जिद में प्रदर्शन को लेकर यह नई अपडेट है तो आप लोग समझिए कि बीजेपी के नेता जिसकी पहले से ही इमेज खराब है दोस्तों, अगर वो मस्जिद के पास जाकर धार्मिक नारेबाजी करते हैं तो लोगों को आपत्तियां जरूर होगी, लेकिन इस पूरे मुद्दे को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के विधायक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के बयान को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों बीजेपी के नेता का यह झूठ अब सबके सामने खुलकर आ गया है तो अब कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों और सबसे ज्यादा पर्यटक भी यहाँ जाते हैं दोस्तों। इस तरीके की कंट्रोवर्सी होने से कहीं ना कहीं क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ में बीजेपी के पार्षद निकला तांबा चोर दरअसल दोस्तों दुर्ग के यानी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंदर रिसाली नगर पालिका निगम वार्ड 33 से बीजेपी के पार्षद परमेश्वर कुमार को सीआईएसएफ ने भिलाई स्टील प्लांट से चुराए हुए 220 किलो कॉपर वायर के साथ पकड़ा है दोस्तों। इन्हें छुड़ाने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं के फोन भी आए हैं, मगर केंद्रीय सुरक्षा बल के द्वारा पकड़े जाने के कारण अब तक इन लोगों की दाल नहीं गली है दोस्तों। कुल मिलाकर बीजेपी के नेता की यह तस्वीर है जो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ नजर आते हैं दोस्तों। इसी से पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर तांबा चोरी में बीजेपी का नेता इन्वॉल्व है दोस्तों। वहीं पर नरेंद्र मोदी पहलगाम वाले मामले को लेकर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी पहलगाम के हमले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में ना आकर बिहार में रैली करने गए। इसी से पता चलता है कि पहलगाम के मामले को लेकर बीजेपी के लोग सीरियस नहीं है, ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पहलगाम वाले मामले को लेकर 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होने और मीडिया में बार बार मोदी लेंगे एक्शन होने वाला है कुछ बड़े के नाम पर, जिस तरीके से 4 से 5 दिन बिता दिए गए दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने अब सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। पहलगाम के आतंकवादी हमले के 4 दिन पूरा होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी जी
मोदी घायलों से मिलने के लिए कश्मीर गए। नरेंद्र मोदी को आप लोगों ने दूर दूर तक नहीं देखा होगा, मोदी प्रचार करने के लिए बिहार गए। कांग्रेस ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के साथ में खड़े हैं। बीजेपी ने एक मृतक की लाश और उसकी विधवा का कार्टून बनाकर लाभ लेने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ने सर्वदलीय बैठक की मांग की, बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक से झूठ बोला। कांग्रेस ने सरकार से पाकिस्तान को दो टूक जवाब देने के लिए कहा। बीजेपी ने इस मामले पर देशवासियों में देशभक्ति की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, पाकिस्तान इस हमले से यही हासिल करना चाहता था कि कश्मीरियों की रोजी रोटी पर हमला किया जाए, भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद बढ़े और हमले के तुरंत बाद संघ समर्थित संगठनों की ओर से भी वही किया गया जो पाकिस्तान चाहता है। दोस्तों, और उन्होंने आगे बताया कि देश भर में कश्मीरी छात्रों को धमकियां दी गई, भारत के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। पाकिस्तान भी यही चाहता है और आरएसएस से जुड़े हुए संगठन भी इसमें पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इसी के साथ में राहुल गांधी का भी ऑफिशियल बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि नई राजनीति जो आक्रामक है और जहां विपक्ष से संवाद नहीं बल्कि उसे कुचलने का प्रयास होता है, उसने हमारे सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। मीडिया ने विपक्ष के खिलाफ बहुत नकारात्मकता फैलाई है। राहुल गांधी का यह बयान 100% सही है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश की मऊगंज सीट से बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों एमएलसी पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो नई गढ़ी थाने के अंदर बैठे नजर आ रहे थे। दोस्तों, और ऐसे में काफी देर तक विधायक वहां पर बैठे रहे, लेकिन थाना प्रभारी नहीं आए। दरअसल दोस्तों, मऊगंज के विधायक खुद अपनी गिरफ्तारी देने के लिए थाने पहुंचे थे। थाने में बैठने की वजह पूछे जाने पर विधायक प्रदीप पटेल ने कहा था कि कुछ दिन पहले ही इस थाना प्रभारी ने एक स्थानीय मीडिया कर्मियों को कलेक्ट्रेट में पकड़ लिया था और थाने ले गए थे। विधायक ने कहा कि इस घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने थाना प्रभारी से कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया गया। साथ ही मीडिया कर्मी से कहा गया कि अगला तुम्हारा नंबर है, पता नहीं कौन सा मुकदमा है, मेरे ऊपर घसीट कर जेल में बंद करना चाहते। कुल मिलाकर दोस्तों, बीजेपी के विधायक अब थाना प्रभारी से नाराज नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बीजेपी संगठन तक पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को भोपाल तलब किया है। बीजेपी के विधायक पटेल प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन के मंत्री हितानंद शर्मा ने प्रदीप पटेल से अकेले में चर्चा की है। दोस्तों, गौरतलब है कि घटनाक्रम से बीजेपी का संगठन नाराज है, इससे पार्टी की छवि पर नुकसान पहुंचता है। तमाम दिग्गज नेताओं ने प्रदीप पटेल से लंबी चर्चा की है। दोस्तों, देखते हैं हम आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध होंगे, इसे लेकर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आखिर पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है और उसके साथ कैसे संबंध रखने हैं। दोस्तों, कभी मोदी और अमित शाह पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हैं और कभी अमित शाह के अंतर्गत आने वाले आईसीसी के द्वारा भारत और पाकिस्तान का मैच करवाया जाता है, क्रिकेट मैच करवाया जाता है। दोस्तों, और अंदर खाने छोटे मोटे व्यापार शुरू कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में अब जो पहलगाम का मामला सामने आया है, तो उसके बाद सौरव गांगुली जो भारत के पूर्व कप्तान है, दोस्तों, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सारे संबंधों को तोड़ा जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ते नहीं रहने चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उन्होंने एकदम सही मांग की है, लेकिन क्या बीजेपी के लोग इस बात पर एग्री करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह का बेटा आईसीसी का अध्यक्ष है दोस्तों, और आईसीसी यानी क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी के द्वारा भारत पाकिस्तान का मैच करवाया जाता है, क्योंकि उससे पैसा बनता है। और आप लोग जानते हैं कि भारत के बड़े बड़े बोर्ड पर कौन सी पार्टी के लोगों का कब्जा है दोस्तों, और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान का मैच बंद हो, क्योंकि अच्छा खासा पैसा निकलता है। ऐसे में सौरव गांगुली की इस बात पर अगर आप भी समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लोग कभी भी भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच बंद होने देंगे? आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जुटाएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के मुंबई में जनप्रतिनिधियों की कमी बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस समस्या को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 26 अप्रैल को नगर निगम सभा आयोजित की है। दोस्तों, ये सभा एमएनएस पार्टी के मुंबई नगर निगम के सामने पत्रकार भवन में हुई है। दोस्तों, एमएनएस का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की कमी के कारण लोगों के समस्या की अनदेखी की जा रही है, इसलिए ये बैठक के जरिए सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने से जुड़ा हुआ मामला है। एमएनएस ने उद्धव ठाकरे गुट से आदित्य ठाकरे और बीजेपी से आशीष शेलार को सभा में आमंत्रित किया था दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे गुट की मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभा में शामिल होने से इंकार कर दिया। दोस्तों, इस पर बीजेपी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए एमएनएस को पत्र लिखकर कहा कि बीएमसी में पिछले 25 सालों से जिन बदमाशों के समूह ने घोर भ्रष्टाचार किया है, जिसके कारण मुंबई की समस्या के भयावह रूप देखने को मिल रहे हैं, मुंबईकरों की समस्या के संबंध में उनके साथ चर्चा में भाग लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। यह एक स्वाभाविक प्रश्न था जो हमारी पार्टी के भीतर चर्चा के बाद उठा। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने मुंबई के मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधियों और सभी बीजेपी के नगर सेवकों के द्वारा लगातार सड़क पर उतरकर मुंबईकरों के जीवन स्तर को सुधारने की मांग और समस्या का समाधान खोजने का निरंतर प्रयास किया है। मुंबई में सड़क की गुणवत्ता और काम में देरी के बारे में बीजेपी के विधायक ने कई सारी शिकायतें दी है। कुल मिलाकर दोस्तों, उद्धव ठाकरे गुट के लोगों को बुलाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है भाजपा के नेताओं ने। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लोग डर रहे हैं कि क्यों दोनों ठाकरे परिवार की पार्टी एक साथ आ रही है, इससे तो बीजेपी का एजेंडा फेल हो गया है, जो ठाकरे परिवार को कभी एकजुट नहीं होने देना चाहते हैं। आप लोग दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों इस पूरे मामले
पर। इसी के साथ में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या से बीजेपी सरकार को कितना प्रेम है दोस्तों, सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हुए हैं। आंकड़ों के माध्यम से यूपीए सरकार के दौरान 80,000 से अधिक घुसपैठियों को निकाला गया। वहीं पर पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार में 5,000 मात्र घुसपैठियों को निकाला गया है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 80,000 लोगों को निकाला था, इन घुसपैठियों को जो भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार 10 साल में केवल खाना पूर्ति मात्र कर पाई है, केवल 5,000 लोगों को निकाला गया है दोस्तों। इससे पता चलता है कि बीजेपी की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर कितना नॉन सीरियस है दोस्तों। बीजेपी को 24 घंटे 7 दिन घुसपैठियों को लेकर राजनीति करनी है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन का काम आता है, जब कुछ करने का काम आता है, तब बीजेपी के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग का केवल काम भाषण देना है और समाज में हिंदू मुसलमान के नाम पर विद्वेष फैलाना मात्र रह गया है, क्योंकि जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने किया क्या है, काम बताइए, किस प्रोग्रेस के हिसाब से आप लोगों ने काम किया है, तो इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है दोस्तों। जो भी आपको लगता है लिख कर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ में वाराणसी में अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल को प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय जाने से वाराणसी के अंदर रोका गया दोस्तों। बैरिकेडिंग पर चढ़कर विरोध जता रही है, न्याय की लड़ाई उस पर जाकर ही रहेंगे, इस तरीके से उन्होंने बयान भी जारी किया है दोस्तों। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय जाकर वहां पर विरोध जताना चाहते थे। पुलिस की बर्बरता को लेकर यह विरोध जताया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शनिवार को बोलते हैं कि दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स मूल रूप से बदल गई है, यानी मौलिक रूप से फंडामेंटल तौर पर बदल चुकी है और एक दशक पहले जो नियम लागू थे अब वो मान्य नहीं है। यहां आयोजित भारत समिट 2025 में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज के आक्रामक राजनीतिक माहौल में विपक्ष को कुचलना और मीडिया को कमजोर करना ही लक्ष्य बन गया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को याद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि नेता लोगों की आवाज समझने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति पूरी तरीके से दुनिया भर के अंदर मौलिक रूप से बदल गई है। मैं कहूंगा कि एक दशक पहले जो नियम लागू थे अब वो लागू नहीं होते हैं। कभी कभी जब मैं अपनी पार्टी के युवा नेताओं से बात करता हूं तो पता चलता है कि जो चीज 10 साल पहले प्रभावी थी, जो साधन 10 साल पहले कारगर हुआ करते थे, वो कारगर नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इसलिए एक तरह से पुराने नेता खत्म हो चुके हैं और एक नए तरीके के नेताओं को गढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस का नजरिया नफरत, गुस्सा, डर से भरा हुआ है। जहां डर अक्सर गुस्से और गुस्से से नफरत की ओर ले जाता है, इसके विपरीत हमारा नजरिया ऐसा होना चाहिए, इसके नजरिए से अलग हो, जो इस नजरिए से अलग हो। हमारा नजरिया प्रेम, प्यार, स्नेह और लोगों की इच्छाओं की गहरी समझ पर आधारित होनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी को गुजरात के अंदर एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी कई सारे तगड़े झटके दे रही है दोस्तों। आपको बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी दोस्तों। उसको 15% वोट मिले थे। उसके बाद से अब कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि गुजरात में अपने खोए हुए वोटों को वापस लिया जाए और जो वोट आम आदमी पार्टी को गए हैं अगर वो वापस मिल जाएगा तो फिर कांग्रेस पार्टी राज्य में सरकार बना सकती है। ऐसे में दोस्तों गुजरात में आम आदमी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष और 10 कोई विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी किरण पटेल अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। किरण पटेल जो आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं दोस्तों और 10 करोई विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे थे और उनको 19,000 वोट मिला था 2022 के इलेक्शन में और ये कांग्रेस पार्टी के एक लार्जर स्कीम के तहत ज्वाइनिंग कराई जा रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अंदर जो कोशिश की है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी को जो 15% वोट मिला था अगर वो कांग्रेस पार्टी के 28% वोट में जुड़ जाता है तो आंकड़ा बीजेपी के वोट शेयर से ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद छोटू बसावा की पार्टी ट्राइबल पार्टी को साथ में अगर जोड़ देंगे तो पूरी तरीके से गुजरात में बीजेपी को डिफीट किया जा सकता है। पूरी एक स्ट्रेटजी है जिस पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ही और आम आदमी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहिए कांग्रेस को, ताकि गुजरात में केवल 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला हो, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का। साथ साथ दोस्तों बीएसएफ ने पंजाब के सीमाई गांव रोडावला में किसानों को अपनी फसल काटने का 2 दिन का टाइम दिया है दोस्तों। सेना ने कहा है कि 2 दिनों के अंदर आप लोग अपनी फसल काट लीजिए क्योंकि बॉर्डर के उस पार से फायरिंग भी हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके का माहौल गर्म है पूरे जम्मू कश्मीर और पंजाब जो बॉर्डर स्टेट है और राजस्थान जो बॉर्डर स्टेट है वहां पर, तो अब किसानों को अतिरिक्त सचेत होने के लिए बोला जा रहा है। देखते दोस्तों क्या कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, इस तरीके के मीडिया में दावे चल रहे हैं। साथ साथ दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा तिलक नगर क्षेत्र के अंदर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह भी मौजूद थे। उसी बीच सिरसा ने पत्रकारों से बात करते पिछली सरकार को आड़े हाथ लिया दोस्तों। इत्तेफाक यह था कि मनजिंदर सिंह सिरसा जब आम आदमी पार्टी की सरकार को कोस रहे थे तो उनके बगल में आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह भी मौजूद थे दोस्तों। इस दौरान एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। तिलक नगर क्षेत्र के अंदर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर फैले हुए कूड़े की समस्या और अन्य चीजों को लेकर मंत्री सिरसा ने पत्रकारों से बातचीत की है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब दिल्ली से गंदगी की सफाई होगी, व्यवस्था खत्म होगी जिसके कारण गंदगी फैली हुई है। फिर वो आगे बोलते हैं कि दिल्ली विकसित बनेगी बिना किसी ब्लेम गेम के। सिरसा ने आगे कहा कि मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूं, मैं यहां आया इतनी गंदगी थी, यहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता, यही पेरिस लंदन है क्या? ये सवाल उन्होंने पूछा है दोस्तों। और उनके बगल में खड़े थे आम आदमी पार्टी के नेता
जिनके द्वारा एक शब्द भी नहीं बोला गया, तो सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी के लोग अब जर्नैल सिंह से सवाल पूछेंगे कि आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव शुक्रवार को 2 दिन पहले करवाए गए। 270% मतदान हुआ। इसमें पिछले साल की तुलना में इस बार 3% के आसपास वोट डाले गए। इस वर्ष कुल 7,906 मतदाता थे, जिसमें से 57% पुरुष और 43% महिलाएं थी। छात्र संघ चुनाव समिति में सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दोस्तों दरअसल स्कूल ऑफ लैंग्वेज में मतदान की प्रक्रिया देरी से हुई, लिहाजा वहां पर मतदान का समय भी बढ़ाया गया। मतगणना शुक्रवार को देर रात से शुरू हुई है और उम्मीद की जा रही है कि 28 अप्रैल तक परिणाम आ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों पंजाब से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी के साथ में पंजाब भाजपा के सूत्रों के अनुसार घमासान की खबर सामने आ रही है। दोस्तों इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता को लेकर सनसनीखेज खबर सामने आई है। दरअसल बीजेपी को तगड़ा झटका तब लगा जब बीजेपी के महासचिव जगमोहन सिंह राजू ने महासचिव के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों राजू ने पार्टी को तब झटका दिया जब पार्टी 2027 में होने वाले चुनाव की तैयारी कर रही है और जीतने के लिए पार्टी भाजपा एडी चोटी का जोर लगा रही है। दोस्तों महासचिव जगमोहन सिंह ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार संगठन महामंत्री श्री वासुलू को लेकर पार्टी में कलह जारी है। दोस्तों उन पर आरोप है कि वो संगठन के कार्यों में मनमर्जी से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से पार्टी के जिला प्रधान हरविंदर संधू पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों बीजेपी के जब प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा अपने पार्टी के नेताओं को सौंप दिया था, तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि पंजाब में क्या हालत है बीजेपी के संगठन का। दोस्तों मीडिया वाले तो बताएंगे नहीं, लेकिन हकीकत यही है पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो दावे चल रहे थे वो पूरी तरीके से बोगस है। दोस्तों बीजेपी यहाँ पर अकेले दम पर सरकार बनाने की बातें कर रही थी, लेकिन अकाली दल की भी वापसी हो गई है और कमबैक उनका हो ही जाएगा, क्योंकि अकाली दल के पास अच्छे खासे पंथी वोटर है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी अलग थलग पड़ गई है पंजाब में। अकाली दल से अगर ये गठबंधन करते हैं तभी बीजेपी का कोई रिलेवेंस रहेगा। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के स्थित कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रवचनों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक ऐसी बात बोली है दोस्तों जिससे विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भगवान शिव का अवतार बताते हुए कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह की तारीफ करते करते सारी लिमिट पार करके शिव जी का अवतार बताने लगे हैं। यानी ये जो कथावाचक है जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखते रहते हैं दोस्तों, अब इस तरीके का बयान दे रहे हैं जिसका विरोध भी हो रहा है और कहीं ना कहीं जमकर बीजेपी की पोल खोली जा रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा को सपोर्ट करने वाले 4 स्टेप आगे चले जाते हैं और जो मन करता है उस तरीके का उलझुल बयान दे देते हैं, दोस्तों ये पूरे धार्मिक समुदाय के लोगों का उल्लंघन है। अगर आप भी मानते हैं कि हिंदू धर्म के लोगों का अपमान किया गया है, अमित शाह की तुलना भगवान शिव से करके, साथ साथ दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री जो पर्चियां निकाल कर लोगों को भविष्य बताते हैं, उन पर देश के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने तंज कसा है। दोस्तों अभिमुक्तेश्वरानंद ने निशाना साधते हुए कहा कि हर किसी की पर्ची निकालते हैं तो इस घटना पर पर्ची क्यों नहीं निकाली। महाराज आतंकियों की भी एक पर्ची निकाले, हम लोगों को भी पता लग जाएगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो बातें कही है दोस्तों ये देश की जनता की बातें हैं। सबको पता है कि कैसे पर्ची निकालने के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है दोस्तों, और दावा किया जाता है कि वो भविष्य देख लेते हैं, लेकिन हकीकत यही है भविष्य देखने वालों की दोस्तों की इनको केवल भविष्य तभी दिखाई देता है जब सबको पता होता है, तो इनको भी पता होता है, लेकिन जब मामला इतना बड़ा है दोस्तों तो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तथाकथित कथावाचकों का यह हाल है कि इन्हें मीडिया वालों ने पीआर कर करके बढ़ाया है और अंधभक्ति में देश को धकेला जा रहा है, दोस्तों अभिमुक्तेश्वरानंद की एक एक बातों का अगर आप खुलकर समर्थन करते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और तथाकथित पत्रकार चित्रा त्रिपाठी जिनको कश्मीर में विरोध का सामना करना पड़ा था दोस्तों, उन्होंने एक शो किया। इस शो का नाम था जनहित। इसमें कहा गया कि बिहार में इंग्लिश मतलब आतंक फिनिश, यानी नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश वाला बयान दे दिया बिहार में, तो मीडिया वाले दावा कर रहे हैं कि इससे आतंकवाद फिनिश हो गया है दोस्तों, और यही हकीकत है इन तथाकथित पत्रकारों की दोस्तों, जो दिन रात 24 घंटे 7 दिन केवल मोदी मोदी का जाप जप रहे होते हैं और जब इनसे सवाल पूछो तो एकदम शांत होकर बैठ जाते हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में हमारे साथ लगातार जुड़े हैं दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनसे माफी मंगवाई गई है बाल मुकुंदाचार्य से दोस्तों, या फिर ऐसे नेताओं को जब तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा तब तक देश का भला नहीं होगा। क्या आपको लगता है लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत।